हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी अ स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब रिसेंटली काफी सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं जहां पे ये बताया जा रहा है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप और जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, उनके बीच में बातचीत हुई और उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया है मदुरो को। और उस बातचीत के दौरान जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश कर रही है, उन्हें यह कहा गया कि आपको हम एक ऑफर देते हैं कि आप इस कंट्री को छोड़ के चले जाइए, यू मस्ट लीव नाउ। और ये ऑफर सिर्फ उन्हीं को नहीं दिया गया, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को एंड इवन सेम टाइम पे ही उनके जो टॉप एलीज हैं उनको भी ये ऑफर दिया गया है। लेकिन जब आप इस ऑफर को सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने सिर्फ बोला तो है कि आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, बट स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है रशिया का नाम। अब एक बार के लिए मैं काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी दिखाऊँगा एंड इवन वो वीडियो क्लिप भी दिखाऊँगा, जिसमें कि जो यूएस के सीनेटर हैं, उन्होंने भी इस बात को कन्फर्म किया जब वो सीएनएन को इंटरव्यू दे रहे थे। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं। यू मस्ट लीव द कंट्री नाउ, ट्रम्प डिलीवर्स ब्लंट अल्टीमेटम टू मदुरो ऑन कॉल, यूएस वेनेजुला टेंशंस फ्लेयर। एंड इवन यूएस ने वेनेजुला प्रेसिडेंट को कहा मदुरो टू फ्ली, आप चले जाइए। और ये चीज़ कन्फर्म करी रिपब्लिकन सीनेटर ने भी और काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस ने भी। अब इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आदित्य सर के वीडियो आते रहेंगे, किंजल सर कुछ 1-2 दिनों में हमें जॉइन कर लेंगे एंड हो सकता है जब भी खाली स्लॉट होगा तो मेरे वीडियोज़ भी आएँगे। तो जिस तरीके से आप प्यार जताते हैं आदित्य सर को, किंजल सर को, थोड़ा-सा प्यार आप मुझे भी दीजिएगा। और मैं आपसे आशा करूँगा, क्योंकि एक टीचर हो सकता है उसकी नरेशन स्किल्स बहुत अच्छी हों, उसकी रिसर्च बहुत अच्छी हो, वो अच्छी मेहनत करता हो, बट जब तक आप अपने प्यार नहीं दिखाएँगे, आप कमेंट सेक्शन में ये नहीं बताएँगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, एंड आई विल ऑलवेज़ वेलकम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो ये चीज़ प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और हाँ, इसमें मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सिनेरियोज़ सब कुछ, हर एक चीज़ बताऊँगा, क्योंकि मेरा काम ये है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर दी जाए। दैट इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी एंड आई विल फुलफिल इट। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो, तो आप इसको 1.5 और 1.75x की स्पीड पे देख सकते हैं। और अगर ये चीज़ें जितनी मैंने बात करी, अगर आपको ये बोरिंग लगती हैं, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार के लिए मैं आपको क्लिप दिखाना चाहूँगा, जिसमें जो यूएस सीनेटर हैं, उन्होंने क्या कहा। And so President Trump has tried to do this through closing down international water. They continue to ship drugs out, and now they're starting to fly them into the United States through tail numbers that are being disguised as either commercial flights or private flights. And so the president's made it very clear he's shutting down the airspace. And by the way, we gave Maduro an opportunity to leave. We said he could leave and go to Russia or he could go to another country. And the Venezuela people themselves have also spoken up and said they want a new leader and restore Venezuela as the country they used to be, a very prosperous country. But Maduro has absolutely ruined that country. Senator, अब जहाँ तक सवाल आता है, जिस तरीके से रिसेंटली आपने सुना होगा कि ट्रंप ने ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि वेनेजुला के ऊपर जो एयर स्पेस है, उसको क्लोज़ कर दिया जाना चाहिए, और सब ये स्पेकुलेट अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है कि हमें अटैक देखने को मिले। लेकिन व्हाई रशिया? देखिए, आप किसी भी रीजन की बात कीजिए, ठीक है? अगर कोई नेशन सुपर पावर बनना चाहता है, तो उसकी हर एक रीजन में डोमिनेंस होनी चाहिए। चाहे से आप बात करें, आप साउथ एशिया की बात करें, तो यूएस चाहता है कि उनके जो पार्टनर्स हैं, वो ज़्यादा एक्टिव रहें, वो ज़्यादा आगे बढ़ें। फॉर एग्जांपल वो चाहते हैं इंडिया को आगे बढ़ाना, लेकिन इंडिया को एज़ अ जूनियर पार्टनर ट्रीट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट उनके लिए साउथ एशिया में कौन है? चाइना, जो बार-बार ये दर्शाता है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं, और ये यूनाइटेड स्टेट्स को भी पता है। और बार-बार उन्होंने ये चीज़ कही भी है कि एशिया पैसिफिक अगर प्रॉस्पेरस होना चाहता है, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी रहे, वहाँ पे पीस रहे, तो इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है। लेकिन जिस तरीके से एक्शन रहे हैं पिछले 2-3 महीने में, वो दिखाई नहीं देता। इसलिए बार-बार मैंने कहा है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट यूएसए। हाँ, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन है, हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, उसके हिसाब से हमें रिलेशन मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। डिप्लोमेसी में आप ये नहीं कह सकते कि मैं इससे बात नहीं करूँगा, मैं इससे बात करूँगा। दिस इज़ हाउ नॉट फॉरेन पॉलिसी वर्क्स। लेकिन चाइना एक थ्रेट है। वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स का दबदबा कहाँ नहीं है? आप देखिए, अफ्रीकन रीजन्स में है, लैटिन अमेरिकन रीजन्स में है, साउथ अमेरिकन रीजन्स में है, पैसिफिक रीजन में है, हर जगह है। जिस तरीके से हमें लगता है कि चाइना जो है ताइवान के अंदर इन्वेड कर देगा 2027 में, तो यूएस के एलीज बैठे हैं ना, जापान बैठा है, ताइवान को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जाता है, राइट? ये सारी चीज़ें हमें क्यों देखने को मिलती है? और हर एक रीजन चाहता है, और स्पेशली डोमिनेंट प्लेयर्स, जैसे वो रशिया हो, चाइना हो, जिस तरीके से चाइना भी अफ्रीका में अपने पैर पसार रहा है, वैसे रशिया भी चाहता है। ईरान जब मिडल ईस्ट में आता है, तो ईरान को सपोर्ट करते हैं रशिया और चाइना। जो पावर यूएस के डोमिनेंस को चैलेंज कर सकती है, उसके साथ में आपको रशिया और चाइना अलाइन होते हुए पाए जाएँगे। तो इसीलिए यहाँ पे रशिया की बात करिए, और जो निकोलस मदुरो हैं, उनके बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ में भी। और इवन जब ये कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन्स बहुत बढ़ती चली जा रही थी, तब भी हुआ ये था कि इन दोनों ने बोला था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, इनडायरेक्टली ये बात हुई थी। अब अगर मैं वेनेजुला की बात करूँ, तो आप ये देखें, वेनेजुला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसकी आप लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन मिल जाएगा। अगर आप वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स की बात करेंगे, तो वो वेनेजुला में। देखिए, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स तो यहाँ पे हैं, लेकिन प्रोडक्शन इतना नहीं होता है, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है, और अगर आप मिलिट्री वाइज़ भी आप यूएस से कंपेयर करेंगे, तो इतनी मिलिट्री नहीं है कि आप यूएस को टक्कर दे सकें, वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो चांसेस यही नज़र आते हैं कि वेनेजुला विल बी डिफीटेड। दैट इज़ फाइन। बट शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब ब्रीफली मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, 1998 तक तो क्या था कि वेनेजुला के अंदर एक स्टेबल डेमोक्रेसी थी, और उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुला के रिश्ते अच्छे भी थे, मतलब बहुत फ्रेंडली, बहुत कोऑपरेटिव रिलेशन थे। और इवन वेनेजुला उस टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर था ऑयल का टू द यूएस, और यूएस की काफी सारी कंपनीज ने वेनेजुला में इन्वेस्ट भी कर रखा था। लेकिन 1998 के बाद में आते हैं ह्यूगो शेवेज, जो कि एक लेफ्ट विंग आर्मी ऑफिसर्स थे, फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स, और वो सत्ता के अंदर आते हैं। एंड देन उसके बाद से ही यूएस और वेनेजुला के बीच में थोड़ी-सी टेंशन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ह्यूगो शेवास का ये कहना होता है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है बिल्कुल एकदम आज़ादी के साथ करेंगे, हम यूएस पे डिपेंड नहीं करेंगे। फिर वो काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म्स लेके आते हैं, यूएस के जो इंटरवेंशन है उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आते हैं, और जो भी हाई ऑयल प्राइसेज़ होती थी, उससे जो भी पैसा आता था वो सोशल रिफॉर्म्स में लगाते थे, जिससे कि जो वेनेजुएलन लोग हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी की बात की जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके।
बट धीरे-धीरे सिचुएशन और खराब होती है, राइट? इवन कू होता है जिसमें ह्यूगो चेवेज़ को 2-3 दिनों के लिए हटा दिया जाता है, फिर उसके बाद में ह्यूगो चेवेज़ दोबारा से इंस्टॉल हो जाते हैं और 2013 में जब इनकी मृत्यु होती है, तो इनके सक्सेसर बनते हैं आज के टाइम के प्रेज़िडेंट जिनका नाम है निकोलस मदुरो। अब उस टाइम पे वेनेजुला की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, मतलब पॉलिटिकल लेवल पे भी देखेंगे तो बहुत सारी पार्टीज़ जो है डोमिनेंस के लिए लड़ाई लड़ रही थी, इवन इकोनॉमिक कोलैप्स भी देखने को मिलता है और जब आते हैं निकोलस मदुरो तो धीरे उस टाइम तो प्रोटेस्ट इतने नहीं होते हैं और लेकिन धीरे-धीरे मिसमैनेजमेंट, पुअर मिसमैनेजमेंट, करप्शन की वजह से, फिर हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत महँगाई हो रही है, फूड की शॉर्टेजेस हो रही है और लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा और इन्हें कहा जाता है कि ये इनकी पॉलिसीज़ की वजह से आज वेनेजुला यहाँ पहुँचा है। इवन हाई ऑयल प्राइसेस होने के बावजूद भी जो सोशल रिफॉर्म किए गए वो अच्छे से फॉलो नहीं किए जा रहे थे। काफ़ी बार ये कहा गया कि जितनी बार भी इलेक्शंस हो रहे हैं 2024 में, 2025 में जब भी ये सरकार में आते हैं, तो इन्होंने इलेक्शंस को रिग किया है, ये अपनी डोमिनेंस करना चाहते हैं और इवन ये बताया जा रहा था कि धीरे-धीरे ये क्यूबा के साथ में या बाकी जो लेफ्ट विंग आपके नेशंस हैं, उनके साथ में अलाइन कर रहे थे और ये यूनाइटेड स्टेट्स को पसंद नहीं आ रहा था। देखिए, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है ना मतलब प्रेसिडेंट का कि जो ये लोग हैं जो डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहते, मैं उनके साथ में बात नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो सीरिया में अभी प्रेसिडेंट बने हैं, उनके साथ में आप मीटिंग नहीं करते हुए नज़र आते व्हाइट हाउस के अंदर। यूएसए को डिक्टेटर पसंद है। आप पाकिस्तान में फिर सिविलियन से बात करते, आप सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते, आप मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बात नहीं करते। यूएस को चाहिए उसका दबदबा और इसके पीछे रीज़न है मोनरे डॉक्ट्रिन। मोनरे डॉक्ट्रिन साफ-साफ ये कहता था जो ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, ये अमेरिका का बैकयार्ड है और इसमें इन्फ्लुएंस हमारा होना चाहिए। तो जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस, रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वेनेजुएला प्रेसिडेंट के इनके साथ में अच्छे रिश्ते हैं, तो इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं कि यहाँ पे अमेरिका का दबदबा दोबारा से बने, राइट? और इसे आज के टाइम पे डॉनरे डॉक्ट्रिन कहते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रम्प की डॉक्ट्रिन है, जहाँ पे ट्रम्प अपनी स्टाइल से डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन जब सेनेटर ने ये कहा कि हमने अपॉर्च्युनिटी उनको दी है, तो यूएस की क्या स्ट्रैटेजी है? अब यूएस तो ये क्लेम करता है कि हम अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जिस तरीके से एलिगेशन लगते हैं कि वेनेजुएला से हमारे यहाँ पे फेंटानिल ड्रग एंटर कर रहा है, कोकेन एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा यूथ जो है इन नशे के पदार्थ का एडिक्ट हो चुका है और उसकी वजह से काफ़ी सारी जानें जा रही हैं। और हम काउंटर करना चाहते हैं ये जो नार्कोज़िम वाला नार्कोटिक्स टेरर नेटवर्क्स है, जिससे टेररिज्म को भी फ्यूल दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, इसको काउंटर कर रहे हैं, ये इनका कहना है। और इसीलिए यूएस सीनेटर ने जब ये कहा और जब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा था कि मैं अब एयर स्पेस को बंद करता हूं, तो उन्होंने अपने 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा, टू ऑल एयरलाइंस, पायलट्स, ड्रग डीलर्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकर्स, प्लीज कंसीडर द एयर स्पेस अबव एंड सराउंडिंग वेनेजुला टू बी क्लोज्ड इन इट्स एंटायरिटी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जूनियर ट्रम्प। और जब इस फोन कॉल के बारे में बात की गई डोनाल्ड ट्रम्प को, तो उन्होंने बोला कि दैट फोन कॉल वेंट बैडली बिकॉज़ वेनेजुएलन प्रेसिडेंट ने उनकी जितनी भी शर्तें थी वो नहीं मानी और जो टॉक्स थी वो कोलैप्स हो गई। लेकिन ये एयर स्पेस बंद क्यों करना चाहते हैं? इनका कहना है ये जो एयर रूट्स है, इसके द्वारा ये स्मगल करते हैं। अब ये ऐसी फ्लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे फेक फ्लाइट नंबर का इस्तेमाल करके ये ड्रग्स को सप्लाई करते हैं यूएस के अंदर एंड इवन ये भी नहीं चाहते कि जो वेनेजुएलन लीडरशिप है, वो कहीं न कहीं पहुँचे, ट्रैवल करे, यहाँ से वहाँ जाए। और इवन रिपोर्ट्स भी निकल के आ रही थी कि ब्राज़ील जाने को अब तैयारी हो रही है, वो भाग के जा रहे हैं, बट ऐसी चीज़ों को भी इन्होंने साफ-साफ मना कर दिया। इवन मैंने यूपीएससी न्यू बाय अनअकैडमी बताया था कि कैसे वेनेजुएला ने ये कहा था कि हमें इंडिया की ज़रूरत है और उस टाइम पे भी अटकलें बहुत थी कि क्या यूएसए वेनेजुएला के अंदर इन्वेड करेगा? क्योंकि उस टाइम की आज की जो 2025 की जो नोबेल पीस प्राइज़ है जिनका नाम है मारिया कोरियाना मचादो, उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि मैं 2 दशकों से ये लड़ाई लड़ रही हूँ कि मैं डेमोक्रेसी कैसे ला सकती हूँ वेनेजुएला में और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है इंडिया। तो जैसे ही वेनेजुएला फ्री होता है, डेमोक्रेसी आती है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलूँगी एंड उनसे सीखूँगी कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। इस चीज़ के बारे में मेंशन किया और इवन नोबेल पीस प्राइज़ विनर को ये भी पता है कि अगर डेमोक्रेसी लानी है क्योंकि देखिए लड़ाई हो सकती है आइडियोलॉजी की, ह्यूमन राइट्स की या फिर डेमोक्रेसी की, लेकिन लड़ाई ये भी है कि किस तरीके से वेनेजुएला में अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया जाए। तो ये कहती हैं, अब इनको भी पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प का साथ मुझे मिल जाता है, तो मैं डेमोक्रेसी ला सकती हूँ और मेरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि मैं शायद वेनेजुएला की प्रेज़िडेंट बन जाऊँ। देखिए पावर जो है ना, सत्ता जो है ना, वो हर किसी को अपने वश में कर लेती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। पावर करप्ट्स पीपल, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, राइट? और अब जिस तरीके से यूएस ये कहता है कि हमने एयर स्पेस को क्लोज़ कर दिया है और आपने रिसेंटली देखा होगा कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने कैरिबियन सी के आस-पास अपनी डिप्लॉयमेंट करी, जहाँ पे यहाँ पे ये लोकेशन वेनेजुएला की है। तो यहाँ पे यूएसएस ग्रेवली जो कि डिस्ट्रॉयर है, फिर यूएसएस जेराल्ड फॉरेल जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, फिर सपोर्ट फ्लीट है, अगर मान लीजिए इनको नेवी की ज़रूरत पड़ती है जो फ्लीट है, तो यहाँ पे भी तैनात की गई है। त्रिनाद एंड टोबैगो के आस-पास ये नेवल ड्रिल्स करते हुए नज़र आ रहे हैं और उस टाइम पे भी ये चीज़ बार-बार जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो इन्होंने बताया था और उस टाइम पे भी इन्होंने कहा था कि एक फ़ॉल्स फ्लैग अटैक करने की प्लानिंग हो रही है। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया सीआईए के ऊपर कि सीआईए ये चाहता है कि एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो त्रिनाद एंड टोबैगो के द्वारा और जिसमें यूएस का इंटरवेंशन हो और कहीं न कहीं यूएस उसके अंदर इंटरवीन कर सके और ये बोलते हैं कि मैंने काफ़ी सारे मर्सनरीज़ को पकड़ा है। यानी वो लोग जिनको पैसे दिए जाते हैं और जो भी टास्क करवाना होता है, स्पेशली किलिंग करानी होती है, तो वो करवाई जा सकती है। तो ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मुझे यहाँ से मिली है। और उसी के बाद में जो त्रिनाद एंड टोबैगो के साथ में इनका जो गैस पाइपलाइन थी या गैस डील थी, उसको ये सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि यूएस वॉरशिप त्रिनाद एंड टोबैगो के आस-पास नेवल ड्रिल्स करती हुई पाई जाती है। वहीं पे जब ट्रम्प ने ये कहा कि मैं एयर स्पेस क्लोज़ करता हूँ, तो मदुरो ने साफ-साफ ये स्लैम करते हुए कहा कि ये कॉलोनियल थ्रेट है। अब कॉलोनियल थ्रेट का मतलब क्या? जब यहाँ पे जब कॉलोनियल टाइम्स थे, जहाँ पे जो कंट्री पावरफुल हुआ करती थी, वो डोमिनेट करने की कोशिश करती थी। वो आपको बुली करने की कोशिश करती थी और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स जिस तरीके से बुली कर रहा है वेनेजुएला को, उसके बारे में ये कॉलोनियल थ्रेट कहते हुए नज़र आते हैं। इवन आपने 23 नवंबर का एक आर्टिकल भी देखा होगा, जहाँ पे कहा जाता है कि यूएस एक प्लानिंग कर रहा है कि एक नया फेज़ ऑफ वेनेजुएला ऑपरेशन चलाया जाए और इवन उसमें थोड़े दिनों बाद ये आता है कि ट्रम्प हो सकता है कि यूएस एक्शंस आपको देखने को मिले, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के ऊपर, वो अब स्टार्ट होगा लैंड के थ्रू, ज़मीन के थ्रू, जो कि आपको आस-पास सी के थ्रू देखने को मिल रहा है। लेकिन वेनेजुएला ने साफ-साफ इसको स्ट्रांगली डिनाई कर दिया कि जो भी आपने एयर स्पेस को क्लोज़ करने की बात करी है, हम उसे डिनाई करते हैं। ये आपका जो कॉलोनियल स्टाइल थ्रेट है, ये हमें डराने की कोशिश की जा रही है, वेनेजुएला को कंट्रोल करने की कोशिश जा रही है। ये हमारी टेरिटरी को, एयर सेफ्टी को, इंडिपेंडेंस को कहीं न कहीं खतरे में डालता है और साफ-साफ वेनेजुएला ने ये भी कहा
कि अब तो डोनाल्ड ट्रम्प की एक परमानेंट पॉलिसी हो चुकी है कि किस तरीके से बस हम एग्रेशन दिखाएं वेनेजुला के खिलाफ। हम इतना परेशान कर दें कि ये खुद ही सत्ता छोड़ के चले जाएं या फिर कोई भी टैक्टिक अपनाई जाए, वो अपनाई जा रही है। चाहे से वो आप कैरिबियन सी के आसपास नेवल ड्रिल्स देख लीजिए, एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनात देख लीजिए, फाइटर जेट्स को तैनात करना हो, फिर उसके बाद में ऐसे स्टेटमेंट पास करना हो। और इवन वेनेजुला ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से भी बात करी, जिसके मेंबर है। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये जो अमेरिकन एग्रेशन है इसको आपको रोकना चाहिए। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे वेनेजुला के जो वास्ट ऑयल रिजर्व्स हैं उसके ऊपर उसको हथियाया जा सकता है, उसको सीज किया जा सकता है। और आपको पता होगा सितंबर से ही लगातार ऐसी आपको शिप्स देखने को मिल रही हैं जो थोड़े वेसल्स हैं, जो यूएस कहता है कि ये ड्रग वेसल्स हैं, ड्रग की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ड्रग को स्मगल कर रहे हैं। तो 20 मतलब 21 यूएस स्ट्राइक कर चुका है, जिसमें 83 से ज्यादा लोगों की जान चली जा चुकी है। लेकिन बात यहां पे ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सीरियसली वेनेजुला पे अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे? और उनके जो मागा सपोर्टर्स हैं या फिर जो अमेरिकन मासेस है वो क्या सोचती हैं? तो अभी रिसेंटली सीबीएस ने एक पोल कराया, तो मोस्ट अमेरिकन्स अपोज करते हैं कि कोई भी मिलिट्री एक्शन वेनेजुला में नहीं होना चाहिए। अलग-अलग पोल्स करवाए गए और अगर मैं आपको बताऊं तो 70% जो लोग हैं अमेरिकन हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, यूएस को कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लेना चाहिए वेनेजुला में। वहीं पर 30% इसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने ये पूछा कि आप हमें एक्सप्लेनेशन तो दीजिए कि आप क्यों करना चाहते हैं मिलिट्री एक्शन? मतलब ऐसा क्या कर दिया? क्या वेनेजुला ने आपके ऊपर अटैक कर दिया या फिर वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, कुछ ऐसा सीन है? नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए म्यांमार से हमारे यहाँ पे इल्लीगली ड्रग एंटर करता है, बांग्लादेश से करता है या फिर मान लीजिए पाकिस्तान बॉर्डर से करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ये कह देंगे अब हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, राइट? हमारी पॉलिसी में तो नहीं है और जनरली होता भी नहीं है। आप क्या करते हैं? आप जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करते हैं, आप अपने बॉर्डर्स के ऊपर पेट्रोलिंग बढ़ा देते हैं, आप पेट्रोलिंग एजेंट्स की संख्या और बढ़ा देते हैं, नंबर्स बढ़ा देते हैं, चेक करते हैं, आप टेक्नोलॉजी और इन सब का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ये सारी चीजें रोकी जाए। आप ये नहीं कहते हैं कि मैं डायरेक्टली अटैक कर दूंगा, अब आपको मिलिट्री एक्शन देखने को मिलेगा। ये चीजें कभी भी नहीं आई हैं। और इवन पेंटागन भी साफ-साफ ये एडमिट करता है कि जितनी भी स्ट्राइक्स हमने की है ना, उन स्ट्राइक्स में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, विदाउट आइडेंटिफाइंग द विक्टिम्स ड्रग लिंक, मतलब जो विक्टिम्स थे जिनके ऊपर स्ट्राइक की गई, जिनकी जानें गई, अराउंड 83 लोगों की जानें गई, हमने आइडेंटिफाई नहीं किया कि कोई ड्रग लिंक है कि नहीं है। तो कौन आप पे विश्वास करेगा? आप तो बोले जा रहे हो क्योंकि आप डोमिनेंट हो, आप एक बुली की तरह बिहेव कर रहे हो। और यही चीज साउथ अफ्रीका बोल रहा है, जिस तरीके से जी20 समिट में डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए कि आप तो बुली करते हो, ऐसे ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला बोलते हैं। हर चीज यही है, आपको समझनी पड़ेगी, कनेक्ट यहीं से आपको करना पड़ेगा। लेकिन यूएस ने मदुरो के खिलाफ बहुत सारे एक्शंस लिए हैं। मतलब जो ऑयल डील्स थी या ऑयल कंसेशन थे वो खत्म कर दिया, टैरिफ्स लगा दिया उन कंट्रीज पे जो वेनेजुला से ऑयल ले रहे हैं। उसके साथ-साथ में मदुरो को एक ग्लोबल टेररिस्ट लीडर बता दिया। फिर साथ-साथ में रिवॉर्ड बढ़ा दिया, $50 मिलियन की बाउंटी लगा दी। और यूएस ये कहता है कि मदुरो जो है ग्लोबल टेररिस्ट लीडर है और कनेक्टेड है ऐसे कार्टेल से जिसका नाम है कार्टेल दे लॉस सोलेस, जिसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये डिक्लेयर करने वाले हैं। साफ-साफ ये सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने अपनी पोस्ट पे भी कहा था, एक्स पे एक पोस्ट करी कि वी इंटेंड टू डेजिग्नेट कार्टेल दे लॉस सोलोस एज़ अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेड की जा रही है इल्लीगल निकोलस मदुरो के साथ में, क्योंकि निकोलस मदुरो जब से प्रेसिडेंट बने हैं तो इनके ऊपर यही इल्जाम लगते हैं कि आप इलेक्शन को रिग करते हैं एंड इसी वजह से इस सरकार को इल्लीगल और इलेजिटिमेट यूनाइटेड स्टेट्स मानता है। लेकिन मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स अटैक भी कर दे तो क्या लीगल होगा? अब काफ़ी सारे यूएस लॉ मेकर्स, क्रिटिक्स और लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, पहली बात, अगर ये स्ट्राइक कर देते हैं तो दैट विल बी इल्लीगल अंडर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और इवन जो किलिंग्स भी की जाएँगी, जो लोग मारे जाएँगे, वो लॉ के तहत नहीं मारे जाएँगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज़ एक्स्ट्रा जुडिशियल। और ट्रम्प के पास में तो अभी अथॉरिटी भी नहीं है, क्योंकि जब तक कांग्रेस आपको सपोर्ट नहीं देगा, कांग्रेस पास नहीं करेगा इसके लिए, तो आप ये चीज़ कर भी नहीं सकते और कांग्रेस ने इन्वेस्टिगेशन चालू भी कर दी है। बट वहीं पे पेंटागन कहता है कि अगर हम स्ट्राइक्स करते हैं तो ये लॉफुल है। तो यहाँ पे ये भी है। अब ट्रम्प क्यों टारगेट कर रहे हैं वेनेजुला को? मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स की वजह से। यूएस नहीं चाहता कि वेनेजुला अलाइन करे चाइना के साथ में, रशिया के साथ में, ईरान के साथ में, और ये कहते हुए नजर आते हैं। और इवन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो निकोलस मदुरो को पसंद नहीं करते हैं, जिस तरीके से वो यूएस की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को नहीं मानते हैं, यूएस की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। और ऐसा ही इंडिया के लिए हुआ। जब इंडिया को बोला गया कि आपने मार्केट खोल दीजिए, फिर उसके बाद में हमने सीज़ फायर के क्लेम नहीं माने, तो उनको क्या लगा कि यार हम तो सोच रहे थे कि जूनियर पार्टनर की तरह एक्ट करेंगे, बट इंडिया तो एक मेजर पावर और एक सुपर पावर की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब-जब आप यूएस को देखेंगे, यूएस प्रेसिडेंट को देखेंगे, अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो ही विल शो यू समवेयर डाउन द लाइन अपने कमेंट से, बार-बार रिपिटेशन से, आपको बुली करके, आपको डिमीन करके, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या वेनेजुला सच में ड्रग्स भेज भी रहा है? और इनका ही एक डिपार्टमेंट है डीईए, वो कहता है कि अगर यूएस के अंदर जो फेंटानिल ड्रग जा रहा है, जिसकी वजह से ओवरडोज़, मतलब जो यूथ है वो ओवरडोज़ करके मर रहा है, और इवन बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जितने सैनिक मारे गए थे, उससे ज़्यादा अमेरिकन साइड से, उससे ज़्यादा तो इस ड्रग की ओवरडोज़ से अभी यूथ मारा जा रहा है। लेकिन इसके पीछे मैक्सिकन्स हैं, ना कि वेनेजुलन्स। और वेनेजुला तो मेजर फेंटानिल रूट है ही नहीं, वो रूट माना ही नहीं जाता। जब आप कोकेन की बात करेंगे तो कोकेन में कोलंबिया एक मेन प्रोड्यूसर है। हाँ, वेनेजुला का रास्ता ज़रूर अपनाया जाता है इन ड्रग स्मगलर्स और ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के द्वारा, बट वो भी 10% है। इसीलिए कहा जाता है कि वेनेजुला ग्लोबल थ्रेट नहीं है, ट्रम्प और रूबियो हैं। जिस तरीके से इवन एक्सपर्ट्स ये कहते हुए नज़र आते हैं कि पहली बात तो फेक नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इवन फेक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जा रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोकेन और फेंटानिल क्राइसिस हो, उसमें वेनेजुला का बहुत ही या तो रोल ही नहीं है या बहुत कम रोल है, लेकिन ये भी एक फेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है, जिससे कि यूनाइटेड स्टेट्स को जस्टिफिकेशन मिल जाए कि हम वेनेजुला के अंदर कैसे स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इन सारी बातों पे ये कहते हैं कि थ्रेट ट्रम्प और रूबियो हैं, जिस तरीके की इंटेंशन है। और रूबिया का तो ये मानना है कि पहले जो वेनेजुला, क्यूबा, निकारागुआ जो इनके साथ में अलाइन नहीं करते हैं, उनको हमें अपने आप अलाइन करना है। और हो सकता है मेक्सिको के ऊपर भी आपको देखने को मिले कि कोई ना कोई आने वाले 1-2 महीने, 2-3 महीनों में मेक्सिको के ऊपर भी टारगेट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें, ये डैनियल फाल्कोन है, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट हैं और इवन इनको वेनेजुला के बारे में बहुत कुछ पता है। तो वो ये क्लेम करते हुए पाए जाते हैं कि सब फेक नैरेटिव है, फेक मैन्युफैक्चरिंग है, डोनाल्ड ट्रम्प के अलग ही मकसद है, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन बात यहाँ पे ये आई कि जब ये बात होती है कि वो शायद भाग चुके हैं, तो उसके बाद में ये अवार्ड में भी आते हैं वेनेजुएलन प्रेसिडेंट, और ये कहते हैं कि वेनेजुला इंडेस्ट्रक्टिबल है, अनटचेबल है, अनबीटेबल है।
और अब तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आपको देखने को मिलेगा, इतनी धमकियाँ दे ली हैं, इतना सब कुछ हो चुका है। अब हो सकता है कि आपको टैको मूवमेंट भी देखने को मिले कि ट्रम्प ऑलवेज़ चिकन आउट। फिर उसके बाद में बातचीत की जाएगी। अरे बातचीत कर लो ना यार, नेगोशिएशन कर लो ना। मतलब अगर आपकी ड्रग प्रॉब्लम है ही, सीरियसली ड्रग प्रॉब्लम है, तो आप बातचीत कर सकते हो, पेट्रोलिंग बढ़ा सकते हो, दोनों देशों के बीच में बात हो सकती है। लेकिन ड्रग प्रॉब्लम है ही नहीं, जिसके बारे में बात करी जा रही है। लेकिन वहीं पे फ्रैंक मोरा साफ-साफ जो कि डायरेक्टर हैं फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन सेंटर, वो ये कहते हैं कि यूएस मिलिट्री सर्जिकल स्ट्राइक ज़रूर प्लान कर सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलती है और ये रिजीम चेंज करवाना चाहते हैं, ये मदुरो पे प्रेशर बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग जो साउथ फ्लोरिडा के अंदर हैं, बियॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि शायद काफ़ी लोग परेशान भी हैं, जिस तरीके से निकोलस मदुरो एक ऑपरेसर के तौर पे निकल पे आते भी हैं। लेकिन मान लीजिए वॉर हो भी गई, तो क्या होगा? मान लीजिए जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, मिलिट्री स्ट्राइक हुआ जिसमें वेनेजुएला की मिलिट्री के बेसिस पे, एयर डिफेंसेस पे, कमांड सेंटर्स पे यहाँ पे अटैक किया जाता है। अब गोल क्या है? मदुरो को प्रेशराइज़ करो, उसको या तो वेनेजुएला से बाहर फेंक दो या फिर उसको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दो विदाउट लॉन्चिंग अ फुल वॉर। जिस तरीके से आपने डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर जेट सब तैनात कर रखे हैं और आप लैंड के थ्रू भी एक्शन बता रहे हो। तो अगर मदुरो गिव अप कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो यूएस अपनी विक्ट्री को डिक्लेयर कर देगा। और अगर मान लीजिए फुल स्केल यूएस इन्वेजन होता भी है, चांसेस बिल्कुल कम है, होगा भी नहीं, बिल्कुल बात नहीं है, चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन अगर होता है और मदुरो कहते हैं कि नहीं भैया मैं तो बैक डाउन नहीं करने वाला और आपने मैसिव इन्वेजन शुरू कर दिया, तो वेनेजुएला की मिलिट्री स्पेशली अगर आप यूएस से कंपेयर करेंगे तो वीक भी है, प्रॉपर्ली इक्विप भी है, उतने अच्छे हैं। हालांकि रशिया और चाइना ने प्रॉमिस किया है कि हम आपके सपोर्ट में आएंगे, आपको डिफेंस इक्विपमेंट देंगे, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा। लेकिन जो उनकी 1/3 ट्रुप्स हैं इन 1 लाख ट्रुप्स, वही सिर्फ कॉम्बैट रेडी हैं, वही लड़ाई लड़ सकती हैं और यूएस जो है मोस्टली कोलंबिया और गुयाना से अटैक करता हुआ पाया जाएगा, जिसमें आपको पैरा ट्रूपर्स भी लैंड करते हुए पाए जा सकते हैं। लेकिन मदुरो माइट रिलाय ऑन 4 मिलियन सिविल मिलिशिया, 4 मिलियन 40 लाख लोग उनके सिविल मिलिशिया है, जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर कर सकते हैं, जिसमें कि वेनेजुला एक इराक स्टाइल जैसे आपको एक इन्वेजन देखने को मिला था, वैसा मिल सकता है। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ, फुल इन्वेजन अनलाइकली है, उसकी पॉसिबिलिटी कम है। पहली बात तो ट्रम्प जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अब बिल्कुल वॉर्स को अवॉइड करूँगा, मैं कोई भी वॉर शुरू नहीं करूँगा, मैं वॉर रुकवाने की कोशिश करूँगा और जिस तरीके से यूएस की जो पब्लिक है वो अपोज़ करती हुई नज़र आती है। अभी रिसेंटली मैंने आपको सीबीएस का पोल भी दिखाया, जिसमें 70% जो अमेरिकन्स हैं वो अपोज़ करते हैं कि कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं होना चाहिए एंड इवन मागा जो सपोर्टर्स हैं ना, वो भी डिवाइडेड हो जाएँगे। तो ये चीज़ बिल्कुल डोनाल्ड ट्रम्प नहीं चाहेंगे। ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिकॉज़ योर ओपिनियन मैटर्स टू मी, माय टीम एंड माय चैनल एज़ वेल। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम जिसमें 9999 में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।